अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हकायक टीवी में आज हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब दलबीर सिंह पन्नू, और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये कैलिफोर्निया में डेंटिस्ट हैं, लेकिन अदब से इनका गहरा ताल्लुक़, और हाल ही में इनकी किताब छपी है जिसका टाइटल है द सिख हेरिटेज बियॉन्ड बॉर्डर्स। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके मौजू क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, लेकिन हम जो इनकी ज़ुबान से सुनेंगे वो हमें शायद हमारे इल्म में न सिर्फ इल्म में इजाफ़ा करेगी, बल्कि हमें इन प्यारे दोस्तों से करीब आने में और मदद भी देगी। दलबीर सिंह, हम आपको हकायक टीवी की तरफ से, जिसे कहते हैं ना, एक तो फ़िक्रा रवायती होता है, तहे दिल से, हम वाकई तहे दिल से वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी होंगे, आपका राब्ता हमारे टीवी से रहेगा इंशाल्लाह। एक तो आपने पाकिस्तान का दौरा किया, तो ये बताइए कि आपको कोई जगह कोई ऐसी भी मिली जो अभी तक आप लोगों से ओझल थी, या प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोजेक्शन नहीं हुई, या आपकी पहुंच नहीं हुई, या आप तक पहुंचने नहीं दिया गया, जिसका ताल्लुक सिख धर्म से हो? जी, सबसे पहले तो बटावी साहब, मैं आपका हकायक टीवी पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम। और आपका नाम ही ऐसा है कि इसको सुनते ही हमारे मुंह में मिठास आ जाती है कि जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मुझे बहुत ही आई फील ऑनर्ड कि मुझे ये सबब मिल रहा है कि मैं आपके एक्चुअली स्टूडियो में खुद यहाँ पे पहुँच के आपसे मिल रहा हूँ। सो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और जी बिल्कुल, मेरा काम तकरीबन मैंने पाकिस्तान में अबाउट 270 के करीब ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर रिसर्च की है, जो कि सिख विरासत के लिहाज से बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, जिनमें से केवल 15-20 के बारे में ही ज़्यादातर लोग जानते हैं। यहाँ अभी कुछ नई अवेयरनेस चल रही है तो ज़्यादातर लोग 40 या 50 की गिनती बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर जो सिख मोनूमेंट्स, सिख हिस्ट्री के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में जो जगह मौजूद हैं, उनका नंबर जो मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है वो 270 के करीब है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च जितनी भी मैं अपनी हैसियत से कर पाया हूँ मैंने मुकम्मल की है। इनमें से ज़्यादातर कौन से ज़िले में है? ज़्यादातर इनमें से लाहौर ज़िले में है, बिल्कुल, क्योंकि लाहौर एक ऐसी जगह थी जिसमें बहुत ज़्यादा गुरु साहिबान के, हमारे जो 5वें गुरु हैं उनके, और छठे गुरु उनके भी, चौथे गुरु साहब भी, पहले गुरु साहब भी, और इवन तीसरे गुरु साहब के भी जो गुरुद्वाराज हैं वो रिलेटेड हैं। सिख धर्म में 10 गुरुज हैं, पहले से लेकर 10 तक। सब लोग ज़्यादातर पहले नानक देव जी के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि ननकाना साहब और करतारपुर साहब हैं वो, लेकिन जो बाकी गुरुज हैं उनके भी ज़्यादातर समय जो है पहले खास करके 6 गुरुज का, वो जो अब पाकिस्तान है उस एरिया में उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। सो इस करके उनके जो हिस्टोरिक फुट स्टेप्स वाले गुरुद्वाराज हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान वाले एरिया में ही हैं। सो हम कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि ओवरऑल जो सिख हिस्टोरिकल साइट्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब में से मिला के मेरे ख्याल में अबाउट 75% पाकिस्तान में मौजूद है। राइट। इसमें से आपको कितनी जगहों का जाने का इत्तेफाक हुआ, और जिसको आपने, अब तो जैसा आपने कहा कि लोग बहुत ही हद तक जाएं तो 40-50 तक जाते हैं, तो आपने 270 दरियाफ्त कर लिए, उसमें कौन सी ऐसी सबसे इम्पॉर्टेंट जगह थी जहां आप समझते हो कि इस पे काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? जी, ये अपने आप में एक इसकी अलग किताब लिखी जाती है कि ये इतनी बड़ी जो जाइगेंटिक रिसर्च है वो कैसे मुकम्मल हुई। मैं खुद अब इन सभी जगह पे नहीं गया हूँ। मैंने 2008 में मेरी पहली विजिट थी पाकिस्तान की। अपने मैं ग्रैंड पेरेंट्स को, दादी जी को, अपना हमारा घर पुराना लायलपुर में गुजरा के पास है, वो दिखाने के लिए, वहाँ से एक्चुअली मेरा पाकिस्तान से जो कह लो कि पैशन है, इश्क है, वो शुरू हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने, तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, फिर मैं यहाँ पे लोकल अखबारों में, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, वहाँ पे मेरे स्टाफ मेंबर और पेशेंट्स बहुत हैं पाकिस्तान से, उनके थ्रू मैं यहाँ पे लोकल अखबारों वगैरह में ऐड देने लगा कि मुझे आपके एरिया में कोई गुरुद्वारा हो, उसकी फोटोग्राफी चाहिए। इस तरीके से फिर मैं पटवारियों तक पहुँचा। इस तरीके से वो मैंने बहुत बड़ी टीम, अबाउट 40 लोगों से मुझे काम करने का मौका मिला, और मुझे बड़े बताते हुए खुशी हो रही है कि वो 40 के 40 वो फैमिली की तरह हो गए, जिनमें से एक की शादी पे मैं अभी में इस ट्रिप पे आया हूँ। मतलब वो जिससे भी काम किया, मतलब मैं वहाँ पे कह लें कि ऑपरेशनल सेंटर मेरा अमेरिका में था, लेकिन रोज़ मैं 4-5 घंटे पाकिस्तान में बिता रहा हूँ, वहाँ बैठे बैठे
पिछले 10-12 सालों में बता रहा हूँ कि दाएं मुड़ जाए, लेफ्ट मुड़ जाए, राइट मुड़ जाए, आगे गुरुद्वारा आएगा, उसमें ये लिखा होगा। मैं किताबों से ढूंढ के लोकल फोटोग्राफर्स को इस तरह से हमने कह लो कि टीम वर्क है विद द फील्ड वर्कर्स इन पाकिस्तान, माई एकेडमिक रिसर्च जो मैं लाइब्रेरी में बैठ करता हूँ। ये डॉक्टर साहब सिर्फ आपका प्यार ही नहीं, बल्कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, और आप कभी भी जब भी पाकिस्तान तशरीफ लाते होंगे आपको ये एहसास होगा कि जैसे आप एक घर से उठकर दूसरे घर में आ रहे हैं, और जिसके पास भी गए होंगे आपको, जिसे कहा जा सकता है, वार्म वेलकम किया जाता होगा, और हर बंदे ने आपसे अपनी प्यार का और अकीदत का इजहार किया होगा। जी बिल्कुल, एक्चुअली यही एक रीज़न है जो नशा मुझे पाकिस्तान की रिसर्च का हुआ है, वो लोगों के प्यार की वजह से सबसे ज़्यादा हुआ है। ये जितना मैंने काम मुकम्मल किया है पाकिस्तान के अवाम की हेल्प के बिना नहीं हो सकता था। उन्होंने इतना, मैं आपको बहुत एग्जांपल्स इसकी तो दे सकता हूँ, अभी आज की देता हूँ। मैं अब सुबह ऊबर से आया तो उससे बातचीत हो रही थी कि मैं जनरली यही बताता हूँ सबको कि मैं इंडिया से आया हूँ, ट्राई टू, क्योंकि अमेरिका में नहीं बताता। तो उनका भी टेक्स्ट आया कि जितने दिन भी आप लाहौर में आपको कोई मुश्किल आए तो मुझे बताना। मतलब ऊबर का ड्राइवर मुझे ये टेक्स्ट भेज रहा है, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। और मेरे पास जितने भी मैं दिन यहाँ पे हूँ, वहाँ पे कभी लंच डिनर के लिए इतनी इन्विटेशंस हैं, सब लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया से, कहीं भी हम रोड पे चले जाएं तो इतनी, मेरे लगता है मेरी अपनी शादी में इतनी तस्वीरें नहीं खींची होंगी जितनी एक दिन में लोग यहाँ पे खड़े होकर मुझे मेरे साथ सेल्फी खींच लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि विदेश से, ऐसा नहीं, कुछ इंडिया के होने के मतलब वजह से वो लोग बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो हम नॉर्मल इंटरनेशनल या कहीं पे जो सारा दिन ये सुनते रहते हैं, टोटल ग्राउंड लेवल पे चीज़ बहुत ही डिफरेंट है। मतलब पीपल आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी, सो आई थिंक दैट इज व्हाट ब्रॉट मी इनटू रिसर्च। आपने नोट किया होगा कि हमें इंडिया से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे जो तमाम तर अक्सरियत सूफिया कराम की जी, उनके मज़ारात इंडिया में हैं। जी बिल्कुल। और हम बड़ी अकीदत के साथ मुसलमान वहाँ जाते हैं, और उनसे अकीदत एहतराम का रिश्ता हमारा ऐसा है कि जो कभी ना ख़त्म होने वाला। इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई दुश्मनी है या लोगों को आपस में दुश्मनी है। इससे आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं महसूस हो सकेगी। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपने इन जो 270 आपने दरियाफ्त की है जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? एक तो 2 जगह तो है ना जो हमें पता है, ननकाना साहब मैं कोई कम से कम 6-7 दफ़ा होके आ चुका हूँ, उन पे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, प्रोग्राम भी किया, बल्कि हमारे डॉक्टर सिंधु साहब ने बहुत मदद की। ठीक है जी। वहाँ उन्होंने कोऑपरेट किया बहुत ज़्यादा, हमें पूरा सिख धर्म के बारे में पूरा लेक्चर दिया। कोई 25-30 बंदे और भी थे जिन्हें बिठा के जो हमने कभी नहीं चीज़ें जानी थी हमने वो भी जान ली जी उनके बारे में। हालांकि मैं इस पे बहुत पढ़ने वाला बंदा हूँ जी, और मैंने बाबा साहब की सारी किताबें, सारी चीज़ें, सारे जो उनके फरमुदात था सारे पढ़े हुए हैं जी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं फिर भी बंदे से। तो आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें उनके बारे में, बाबा साहब के बारे में जाननी चाहिए? और दूसरी एक चीज़ और है कि बाबा फरीद साहब की जो आपकी जो बानियाँ हैं उसमें गालिबन 56 बानियाँ बाबा फरीद साहब की हैं जी, तो वो कैसे ख्याल आया कि इसमें या बाबा साहब ने खुद शामिल की या आप लोगों ने बाद में शामिल की? जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। उनके एक तो 130 श्लोक हैं जो श्लोक शेख फरीद जी के में आते हैं, 130 हैं। हाँ जी, तो 3 अलग अलग जगह पे हैं। अच्छा। मैं पहले आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ये बहुत ही एकेडमिक डिबेट का क्वेश्चन है क्योंकि शेख फरीद जी की जो डेथ हुई है ये 1266 में हो गई है, और जो सिख गुरुज ने, जो हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है वो 1604 में उसकी कंपाइलेशन हुई है, तो बीच में वो 3.5 सेंचुरीज का डिफरेंस है। वो उतनी देर तक शेख फरीद जी के श्लोक कहाँ रहे? जब गुरु नानक देव जी 15th सेंचुरी के एंड में पाकपतन गए तो तब वहाँ पे गद्दी नशीन शेख ब्रह्म थे, उनसे उनकी जो 12वें वो 12th गद्दी नशीन थे शेख फरीद जी के, उनसे जो बात हुई है, जो गोष्ठी हुई है, उसका जन्म साखियों में बहुत जिक्र आता है। तब ये ट्रांसफर होनी शुरू हुई है। ठीक। बहुत सी ट्रांसफर सोचा जाता है, सुना जाता है कि वो ओरल ट्रांसमिशन हुई है। पहले ये तरीका था कि जब कोई पुराने ज़माने में सूफी फकीर संत महात्मा एक दूसरे को मिलते थे, बैठ के ऐसे एक दूसरे से इस तरह से गुफ्तगू होती थी। कोई अपने गुरु का पुराना कलाम सुनाता था, वो सुनाता था, और धीरे धीरे वो लेटर ऑन जी समय आने पे जो है वो कभी वो जब 5th गुरु ने सोचा कि सिखों को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया जाए, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी के द्वारा इकट्ठी की गई या लिखी गई उनको कंपाइल करना शुरू किया। तब जाकर 1604 में ये हुआ था, जिसमें शेख फरीद जी की बाणी को बहुत अहम जो है वो दर्जा दिया गया है। इसलिए हम जब भी कभी भी दुनिया भर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को नतमस्तक होते हैं, हम उनको
वो करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो खुद ब खुद ही हम शेख फरीद जी के उस काम को भी जो ना वो करते हैं। बेनज़ीर साहबा के दौर में एक बाबा फरीद कॉन्फ्रेंस हमने करवाई थी जी, जिस पे जो इंडिया से जितने लोग आए हुए थे उन्हें हम देखे वहाँ बाबा साहब के पास भी गए थे जी, और बड़ा लुत्फ़ रहा, उनसे बातचीत भी रास्ते में होती रही। तो बाबा साहब से अकीदत की इसके अलावा भी कोई वजूहत है आप लोगों की? जी, उसके अलावा ऐसी वजूहत हैं कि जो बाबा फरीद जी के हम जितनी स्टोरीज बोलते हैं, सियारुल औलिया में देख लें आप, जो भी उनकी बायोग्राफीज ओरिजिनल लिखी गई हैं, जी जी, उसमें जो उनके लाइफ का स्ट्रक्चर है, जिनकी उनकी मलफूजात या कुछ भी उनकी जो लाइफ के जो स्टाइल हैं, जो बाद में उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया साहब को दे दिए, जो उन्होंने पहले ख्वाजा साहब से लिए थे, वो सारी जो स्टोरीज हैं वो हमारी जन्म साखियों से बहुत मिलती हैं। और उसमें से एक मेरी रिसर्च का एक पार्ट है कि उसको कैसे हम सिमिलैरिटी पुट इन पैरेललिज्म कर सकें, कि खाली ये श्लोक जो गुरु ग्रंथ साहब में वही नहीं मिलते हैं, जो उनके तालीमात जो और पर्शियन लिटरेचर में जो समान है वो भी मिलता हुआ है। सो वी कैन मेक श्योर कि जो फिलॉसफी है वो ऐसे ही चलती आ रही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ जगह पे पांचवें गुरु साहब ने को लगा कि जैसे सूफियाना मत में थोड़ा सा अकेले रहने का कॉन्सेप्ट या अपने आप को थोड़ा दुखी करने का कॉन्सेप्ट, जैसे वैराग में ही शेख फरीद जी की बाणी ऐसी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें थोड़ा पेसिमिस्टम सूफियाना सारे लिटरेचर में ऐसा आता है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको करेक्ट करने के लिए 18 लाइनें, जो कि बहुत सारे सिख लोगों को भी नहीं मालूम, जो वो पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि ये 130 शेख फरीद जी के हैं, लेकिन 18 लाइन्स पांचवें गुरु ने एज ए एडिटर, अच्छा कई लोग गुस्सा करते हैं कि एडिटर मैं वर्ड यूज करता हूं, लेकिन आई सी इट एज अमेजिंग एडिटिंग स्किल, कि उनको जहां लगा कि नहीं थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी देनी है, उन्होंने शेख फरीद जी के साथ या अपनी या गुरु नानक देव जी की या तीसरे गुरु की लाइंस नाल इंटरस्पर्स की हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप इकट्ठा पढ़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने बीच में लिखा हुआ है तीसरा मोहल्ला, मतलब कि तीसरा गुरु, पांचवा, वो एक एक लाइन साथ में चलती है, जिससे कि पता चलता है कि दो लोग, दो राइटर 2-3 सेंचुरीज दूर आपसे में बात कर रहे हैं। मतलब बड़े क्या कॉन्सेप्ट है कि उनकी आपस में बात इतनी दूर होके हो रही है। सो दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। शेख फरीद जी का जो वर्क श्री गुरु ग्रंथ साहब में इंक्लूडेड है, उसके ऊपर जो क्या बोले हैं कि टिप्पणियां बोल रहे हैं, जो कमेंट्स गुरु साहब ने एड किए हैं, दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू, कि पुराने जमाने में भी एडिटिंग उनको बजाय कि उनको नहीं इंक्लूड करना, उनके साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन कैसे इंक्लूड की है, और इट एंटायर थिंग बिकम्स पार्ट ऑफ आवर होली स्क्रिप्चर। हम उसको सबको बराबर ही समझते हैं, मतलब देयर इज नो एनी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा है जो उसने लिखा है। वैसे तो डॉक्टर साहब, आप दुनिया का कोई मज़हब, कोई चीज़ पढ़ लें, अगर उसकी डेप्थ में जाएं, इंसान ने उसमें जो जो तब्दीलियाँ की वो तो अपनी जगह, बिल्कुल डेप्थ में जाएं तो हर मज़हब, हर सूफ़ी, मैं उन्हें सूफ़ी कहूँगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर सूफ़ी इस बात का पूरी तरह यकीन रखता है, उसका ईमान का दर्जा है कि अल्लाह एक है जी, और उसी को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मैंने ऋग्वेद आपने भी शायद पढ़ी हो, ऋग्वेद में जो आगाज़ है वो हमारी जो कुल अल्लाह हद, वो उसका 100% लफ्ज़ तर्जुमा है, बिल्कुल, जो 3000 साल पहले किताब, 4000 साल पहले लिखी गई, वो उसी का तर्जुमा है। इसी तरह मैंने बाबा साहब की किताबें पढ़ी जी, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की तारीफ, वो वही है जो हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। और इवन जी प्लीज सर, इवन सिख बाणी में ये वर्ड आता है अव्वल अल्लाह नूर पाए, मतलब अल्लाह नाम तक लिखा हुआ है। मतलब हमने क्या कर दिया कि अल्लाह मुसलमानों का है। तो मैं इस बारे में बहुत बात करता हूँ कि यार अल्लाह मुसलमानों का कैसे हो गया, जो सिख जो जिसको हम आज गुरु मानते हैं उसमें भी अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। सो ये चीजें आपकी बिल्कुल सही हैं। सभी धर्मों में जो हम समझ नहीं निकाले तो वही है कि गरीब का भला करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, मतलब उसको अल्लाह को दिन सारा दिन याद करना है। कोई ऐसा, जैसे आपके अंदर मैं थोड़ा उर्दू पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कुछ लिखा है कि ऐसा दम सारे दिन में ऐसा नहीं हो जिसमें आपने उसको याद नहीं किया। ऐसा ही है। तो मतलब ये हमारे एक सूफी, बहुत बड़े सूफी हैं सब कॉन्टिनेंट के, हजरत सुल्तान बाबू जी, ठीक, उनका कलाम है जो दम गाफिल सो दम काफिर। मैं वही पढ़ने की कोशिश कर रहा सी कि जो लम्हा अल्लाह की याद से गाफिल रह गया, बिल्कुल वो कुफर में गुजरा। बिल्कुल, और बिल्कुल वही यही चीज हमारे लिए लिखी हुई है कि अगर आपने कोई भी अपने दिन का क्षण, कोई पल अपना उसकी इबादत या उसको सोचने के बिना किया तो आपका वो किसी लायक नहीं है। सो बातें तो वही हैं, खाली उसका
डिफरेंट नाम होने से लोग उसको के बाद ग्रुपिज्म चला जाता है। आप जो जगह गए, जहाँ जहाँ आपने दरियाफ्त की जी, आपको अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान को कोई तजवीज़ देना चाहें कि इसके लिए, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसको पब्लिक के सामने ज़्यादा लाने के लिए ये करना चाहिए, आप वो तजावीज़ भी दें। मेरे एक बहुत करीबी तरीन दोस्त हैं डॉक्टर शुएब सड़ल, वो माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन हैं जी। हम उनके ज़रिए ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचा सकते हैं और उनके ज़रिए ये काम भी इंशाल्लाह हम देंगे, ताकि आप यहाँ अगर तशरीफ लाएं तो हम आपकी कोई खिदमत भी कर सकें। मेरे इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। पहला तो है कि जितना मुझे लग रहा है पिछले 2-3 साल में जी जो पाकिस्तान की सिख हेरिटेज का नुकसान हुआ वो पहले नहीं हुआ, क्योंकि नुकसान हुआ है। हाँ, क्योंकि इतना पैसा इंडिया से जो कार सेवा करने वाले लोग आते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, वो उनका वो डिपार्टमेंट नहीं होता है। वो इंडिया में इतना पैसा इकट्ठा होता है कि पाकिस्तान अब खुल गया, इतनी फंडिंग मिलती है, वो आकर पुराना गुरुद्वारा गिरा के, एंशियंट आर्ट वर्क गिरा के, वो अपना नया एक ही मोनोटोनस जैसे इंडिया में गुरुद्वारे हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो मेरी पाकिस्तान सरकार से बहुत खास दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में इतना अभी भी इतना एंशियंट रिच ट्रेजर सिख हिस्ट्री का बचा हुआ है, वो आर्ट वर्क बहुत ही प्रेशियस है, उसका बिजली का आर्किटेक्चर बहुत प्रेशियस है, उसको तब तक नहीं गिराएं जब तक कोई आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट का कोई प्रिजर्वेशन एक्सपर्ट नहीं होता। वो धार्मिक लोगों के साथ में वो बंदा होना चाहिए ताकि वो उस दीवार को पुराने तरीके में थोड़ा बचाने की प्रिजर्वेशन की कोशिश करे। वही काम हम लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान लाता नहीं। तो गुरुद्वारे तो इंडिया में भी बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे सभी का स्ट्रक्चर वही वाइट मार्बल ऐसा बन रहा है। यहाँ पे सभी का अलग अलग एक वजूद है जो हम नहीं चाहते कि अभी मैं गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर फोर्ट के सामने देख के आया हूँ, मेरी आंखों से पानी निकल गया देख के, यार ये वही इंडिया वाला कर दिया फिर काम। और वहाँ पे जिन्होंने किया है मैं उनका नंबर भी लेके आया हूँ, लेकिन वो इनकी बड़ी इतने ग्रुप हैं, इतने बड़े लॉबी हैं, वो हम लोगों से बात ही नहीं करते हैं। मतलब वो बहुत बहुत से वेरी बिग थिंग गोइंग ऑन कि गुरुद्वारा की जो कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व नहीं करती कि सिख चाहते हैं कि वो खुद ही करें। अब सिखों में जाके वो धार्मिक लॉबी वाले लोग जो हैं वो करते सही मंशा से, उनकी मंशा गलत नहीं है, ठीक, वो करते तो अपनी तरफ से, लेकिन वो गुरुद्वारा की अभी 50 साल और बुनियाद होती है, उसको पहले फटाफट नया एकदम फ्रेश मार्बल राजस्थान से कहां से मिला के वो सभी को मार्बल किए जा रहे हैं, उसकी अहमियत ही खत्म हो गई। और इतना उसके पीछे अब जो रोशनाई दरवाजा है वो नहीं दिख रहा, माना जी इसकी समाध नहीं दिख रही, क्योंकि गुरुद्वारा इतना बड़ा आपने कर दिया। और किसने जिसने पहले बनाया होगा माना जी सिंह ने, वो जानबूझ के थोड़ा लो रखा हुआ था ताकि पीछे जो शाही फोर्ट का रोशनाई दरवाजा है वहां पे नौनिहाल सिंह की डेथ हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है। अब जब मैंने बात की, अब लेकिन इसमें हुकूमत आपके लिए क्या मदद हुकूमत ये कर सकती है कि उनके साथ में पाकिस्तान की जो सामने जैसे वो लाहौर फोर्ट की बैक वॉल पे कितनी चित्रकारी 500 साल की सेव्ड है, वो काम चल रहा है आगा खान फाउंडेशन का, उन लोगों को इनके साथ जोड़ें, इनके लिए मस्ट करें रिक्वायरमेंट कि देयर हैज टू बी कितने लाहौर में कॉलेज कितने हैं आर्किटेक्चर के, कि ये पढ़े लिखे जो लोग हैं इनको साथ में रखें, इनके बिना आप किसी पुरानी चीज को नहीं टच कर सकते। ये हेरिटेज है, 47 से पहले की कोई भी चीज है वो बहुत बड़ी हेरिटेज है सिखों के लिए, उसको उसमें जाके फीलिंग आती है 47 से पहले, उसको मॉडर्न रचना है। और दूसरी चीज ये है कि पैसा खर्चने से पहले, अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करतारपुर साहब में बहुत पैसा स्पेंड किया, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी वो खूबसूरत चीज बनी और उन्होंने मेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा, मुझे बहुत खुशी हुई। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जहाँ पे हम करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं या लोकल पब्लिक है उसमें अभी भी बहुत काम होने वाला है, जिसके लिए डॉक्टर अख्तर संधू जी से मैं हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम थोड़ा टेक्स्ट बुक्स में अभी भी बहुत हेट के पॉइंट्स बहुत लिखे हुए हैं, जिनके पास मेरे पास पूरी लिस्ट है, जो आगे वाली नस्ल को, आगे वाली पीढ़ियों को इतना प्यार नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हमने कुछ लाइनें अपने टेक्स्ट में किसी रजीम में पाकिस्तान में ऐड की हुई हैं। तो हमें धीरे धीरे उसको न्यूट्रलाइज, इट्स नॉट गोना हैपन इन वन डे, लेकिन जब तक हम आम लोगों में ये नहीं बताते कि ये तो यार पाकिस्तान का हेरिटेज है, ये सिखों का नहीं है। जब कोई मेरी बुक पढ़ता है, इंडेक्स में जाते हैं तो उसमें 80% नाम मुसलमानों के हैं, सिखों के कम है। मैंने हर चैप्टर में उनको साथ में जोड़ा है। जैसे कोई भी आप लगा ले, वजीर खान मॉस्क को मैंने एक जगह दी है, वो सोचते सिख हेरिटेज में क्या नाम है, तो उसका मतलब ये है कि मुस्लिम कैरेक्टर्स को पॉजिटिव लाया हूँ मैं किताब में, ताकि लोगों को लगे ये तो हमारा अकीदा है। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हम इसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जब यहाँ से रवाना होने लगे तो अपने जो फाइनल टचेज़ हैं, जो तजावीज़ हैं, जो मज़ीद आपने देखा समझा, उसके बारे में हमें आगाह करके जाएं, क्योंकि हम आपकी आवाज़ ना सिर्फ हुकूमत तक पहुँचाएँगे बल्कि इसको बाकायदा डॉक्टर अख्तर संधू साहब की सरबराही में एक बाकायदा इसकी मूव चलाएँगे कि आप पे तजावीज़ पे अमल किया जाए। जी, बस मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब मेरे जैसे लोग जो अपना असली प्रोफेशन छोड़ के अपने जुनून के लिए आते हैं, हमारी ये ख्वाहिश नहीं होती है कि हमारे किसी बहुत बड़े मिनिस्टर या
गवर्नमेंट के अलग सब फोटो खींचे, उससे हमें कोई लंच डिनर से कोई मतलब नहीं है। आपको हमें एक्सेस चाहिए, लाइब्रेरीज में बहुत सामान पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, फारसी में, ये सब एकेडमिक इतना काम होने वाला है जिसके लिए मैंने पूरा अपना, कह लो कि अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। लेकिन मुझे उसमें कोई, लेकिन जब भी मैं आता हूँ मेरे से बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, मेरे साथ लंच, मतलब बड़े जो मैं डिग्निटरीज, मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ, मैं तो वहाँ पे किसी म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी इंडिया में नहीं जानता था, यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ मुझे मेरी मीटिंग होती है। लेकिन जो मैं काम एकेडमिक में करवाना चाहता हूँ कि वो कर दे, वो कभी होता ही नहीं है। मतलब हाँ जी करेंगे, वो यूएस में भी आते हैं, मिलते हैं, हम अच्छा उनसे ट्रीट करते हैं, लेकिन वो कोई डिपार्टमेंट ऐसा है ही नहीं। वो बोलते हैं टूरिज्म का काम है, टूरिज्म बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम है, मिनिस्ट्री बोलते हैं औकाफ बोर्ड का काम है, औकाफ बोलता है ये फेडरल के अंडर जाना है। इसी चक्कर बहुत शुक्रगुजार आपके। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।